हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, पूरा विश्व सांसें थाम के बैठा है कि इस वीकेंड पे डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या ट्वीट करेंगे, क्या घोषणा कर देंगे जिससे अगले हफ्ते विश्व भर के स्टॉक मार्केट में भूकंप या भूचाल सन आ जाए। भूकंप या भूचाल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं दोनों ही तरफ से हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि क्या इस वीकेंड पे, इस हफ्ते में, हफ्ते के आखिरी दिन यानी सैटरडे, संडे या मंडे की मॉर्निंग में, शुरुआती समय में, क्या डोनाल्ड ट्रंप घोषणा कर सकते हैं कि पूरी तरीके से ईरान के साथ संधि समझौते पे अमेरिका हस्ताक्षर करने वाला है। यदि ऐसा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि विश्व भर के स्टॉक मार्केट में एक नया कैटलिस्ट, एक नया ट्रिगर पॉइंट मिल जाएगा। जी हाँ, और मेरा ऐसा अनुमान है कि कम से कम निफ्टी जो है 3 से 5% ऊपर जा सकता है यदि डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी, या जिस भी दिन ईरान और अमेरिका के युद्ध की समाप्ति की घोषणा होती है उस दिन 3 से 5% मार्केट ऊपर भागता हुआ नजर आ रहा है मुझे। यहां से ऐसी संभावना है, हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। परंतु दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है मैंने बनाया है, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग थॉट मेरे दिमाग में आया कि ये जो पिछले कह लीजिए मोटा मोटी 80-82 दिनों से जो युद्ध चल रहा था 28 फरवरी से, इस युद्ध ने किस तरीके से विश्व के आर्थिक और राजनीतिक मानचित्र में परिवर्तन या बदलाव कर दिया। क्या प्रायोरिटीज चेंज हुई हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रंट हो, इकोनॉमिक फ्रंट हो या जियोपॉलिटिक्स का फ्रंट हो। क्या चीजें हैं जो चेंज हुई हैं पिछले 80-90 दिनों में। दोस्तों, आज उसी पे मैं बात करने वाला हूं। कुछ पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में आए वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यदि आपके पास में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि मैंने छोड़ दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो चीज मुझे नजर आया वो ये नजर आया कि सप्लाई लाइंस, ग्लोबल सप्लाई चेन कितना वल्नरेबल है। ये वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हुई है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑयल और नेचुरल गैस ट्रांजिट होता है, जाता है। उसमें किसी भी तरीके का अवरोध आ सकता है। ये पहले किसी ने सोचा नहीं था। यदि सोचा था तो भी किसी भी तरीके का अल्टरनेटिव पाथ जो है वो नहीं बनाया गया। और आज उसी का नतीजा है कि विश्व भर के, आप कह लीजिए कि एनर्जी डिपेंडेंट कंट्रीज या नेशन जो हैं, उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा झटका लगा है। हमारे भारत की इकोनॉमी देख लीजिए, जब वॉर शुरू हुआ तो उसके पहले इंडियन करेंसी कुछ 90-91 के आसपास में थी, 95-96 पहुंच गई है, 92 के आसपास में थी और 96 पहुंच गई। तो लगभग 5% की गिरावट तो पिछले 90 दिन में हमने देखा है, या हो सकता है उससे ज्यादा की भी हो। ये क्यों हुआ है? क्योंकि भारत का 60% ऑयल इंपोर्ट जो है वो इसी रास्ते से आता था। गल्फ नेशन, चाहे इराक हो, चाहे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, कुवैत हो, यहां से आने वाला कच्चा तेल जो था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता था। 90% जापान और साउथ कोरिया को गल्फ से जाने वाला जो तेल है वो इसी रास्ते से जाता था। चाइना, उसकी भी हालत खराब है। बहुत सारे राष्ट्र हैं जो सफर कर रहे हैं, यूरोपियन नेशन सफर कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सप्लाई चेन, सप्लाई लाइंस जो है, ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी वल्नरेबल है। कोरोना के बाद ये दूसरा झटका लगा है। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? नतीजा ये हो सकता है कि जो मैकेंजी और बॉस्टन कंसल्टिंग और बूज हैमिल्टन टाइप जो कंसल्टेंसी एजेंसीज जो थी, जो लीन थ्योरी, लीन इन्वेंट्री की बात किया करती थी, ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग की बात किया करती थी, जस्ट इन टाइम की बात किया करती थी। यानी आप ज्यादा इन्वेंट्री रखो मत, ज्यादा अपने गोडाउन में सामान रखो मत, रॉ मटेरियल ज्यादा रखो मत, संग्रह मत करो। जस्ट इन टाइम का था कि भैया 3 से 4 दिन की इन्वेंट्री रखो, आपका खर्चा कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। इस थॉट पे पिछले 25 से 30 साल वर्ल्ड ऑपरेट करता है। जापान की, कोरिया की जितनी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो सारी जस्ट इन टाइम को फॉलो करती आई हैं।
मैकिन्जी, बूज एलन और आपका बॉस्टन कंसल्टिंग, इन्होंने भर भर के पैसे बनाए विश्व भर में जस्ट इन टाइम और लीन मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट को देके प्रसारित प्रचारित करके। अब मुझे लग रहा है कि विश्व के सभी राष्ट्र ये समझ गए हैं कि ये जस्ट इन टाइम का जो थ्योरी है ये डबल एच थ्योरी है। ये अच्छे समय में तो मार्जिन बढ़ाता है, परंतु जो बुरा समय रहता है उसमें पूरी तरीके से आपको ये पैदल भी कर देता है, आप नतमस्तक होने के कगार पे आ जाते हो। इसीलिए इन्वेंट्री बिल्डिंग जो है यह आगे आने वाले दिनों में हमें दिखेगा कि सारे राष्ट्र और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो जस्ट इन टाइम के थ्योरी को लात मार के ह्यूज इन्वेंट्री बिल्डअप जो है उसके ऊपर में ध्यान देगी। तो दोस्तों ये ह्यूज इन्वेंट्री बिल्डअप जो है ये क्या करेगा, ये दो काम करने वाला है। पहला, ये प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है और नेट प्रॉफिट जो है उसको कम कर सकता है, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ गुड बढ़ जाएगा। ठीक है, आप ज्यादा सामान खरीदोगे रॉ मटेरियल और आप उसको इन्वेंट्री में रखोगे। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। आपने जो भी माल बेच के पैसा कमाया माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स किया तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपना मिलता है। अब अगर कॉस्ट ऑफ गुड बढ़ जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ तो हमको उसका असर नेट प्रॉफिट पे भी नजर आएगा। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि अब कंपनीज हो गई या कंट्रीज हो गई, ये स्टेबल सप्लाई चेन पे ज्यादा फोकस करेंगी, ना कि ग्रॉस मार्जिन या ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाने की तरफ। तो ये एक जो है ये पहली चीज नजर मुझे आ रही है। दूसरी चीज, जम के जो है कमोडिटीज जो है इसका संग्रह शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला बड़ा मुझे इफेक्ट दिख रहा है सप्लाई चेन्स वल्नरेबिलिटीज जो एक्सपोज हुई हैं, वैसे ही दूसरा मुझे दिख रहा है कमोडिटीज का एक्सप्लोजन होने वाला है। दोस्तों ऑयल फिर से जीवित हो गया। ऑयल कह लीजिए, तेल कह लीजिए, क्रूड कह लीजिए, जो भी नाम लेना है। जो 2022 के पहले तक क्रूड एकदम गिर गया था, पर डे 1 मिलियन बैरल का एक्सेस सप्लाई था डिमांड के बदले, आज हम देख रहे हैं कि वो सप्लाई पूरी ड्विंडल हो गई है और लगभग पिछले 82-83 दिनों के युद्ध में लगभग 1 बिलियन बैरल ऑयल कंजम्पशन जो है वो गायब हो गया, विलुप्त हो गया, क्योंकि हर दिन 10 मिलियन बैरल से थोड़ा सा अधिक या लगभग 10 मिलियन बैरल आप समझ लीजिए ऑयल जो है ये विश्व के अलग अलग कोनों में पहुंच नहीं पाया। तो 83 मल्टीप्लाई बाय 10 आप कर लीजिए, 10 मिलियन बैरल, तो यानी लगभग 850 मिलियन बैरल के आसपास में ये नजर आता है कि ये जो यूसेज था वो गायब हो गया। अब ये लगभग 850 मिलियन बैरल या 1 बिलियन बैरल आप पकड़ लीजिए, इस सप्लाई को वापस से यूसेज को लाने में अभी 850 मिलियन बैरल जो है ये अगर पहुंचा नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो आया है। तो ये कहां से आया, तो ये इन्वेंट्री से आया है। जो पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो अलग अलग कंट्रीज के थे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो 32 राष्ट्रों का समूह है, ये ऑलरेडी 250 मिलियन बैरल के आसपास में रिलीज कर चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि 180 से 200 मिलियन बैरल और रिलीज करेगा। ठीक है, उसके अलावा बाकी और राष्ट्रों ने भी जो है वो अपना अपना जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाला है थी। तो ये जो कम हुआ है 850-900 मिलियन बैरल का, जो एक बिलियन बैरल आप पकड़ लीजिए या टू बी प्रिसाइज 850 मिलियन बैरल पकड़ लीजिए, लगभग 3 साल लगेगा इसको वापस से उस लाइन में लाने के लिए, उस इक्वेशन में लाने के लिए जहां पे ये 28 फरवरी ईरान वॉर से पहले था। तो कहने का अर्थ ये है कि ऑयल के प्राइसेस मुझे जल्दी $70 पर बैरल, $65 पर बैरल जो इस युद्ध के पहले ब्रेंट और WTI था वो आते हुए नजर नहीं आ रहा। कम से कम 2.5 से 3 साल तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। यह $80 तक आ सकता है, ऊपर के साइड में $110-120 पर बैरल भी रह सकता है। शांति समझौता होने के बाद भी, शांति समझौता यदि नहीं होता है, ठीक है, युद्ध विराम मतलब ये संधि नहीं होती है, तो ये 150 बैरल भी क्रॉस कर जाएगा, ऐसा लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑयल जो है वो फिर से जीवित हो उठा है।
तीसरी चीज जो मुझे बड़ी नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि रशिया जो ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी के कगार पे आ गया था, 4 साल से जो युद्ध खिंचा चला रहा था यूक्रेन के साथ में, रशिया फिर से जीवित हो गया। दोस्तों, रशिया का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो लगभग $40 से $45 पर बैरल के आसपास में। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि रशिया की जो सरकार है वो लगभग 40 से 45% अपना रेवेन्यू जो है वो क्रूड ऑयल के सेलिंग पे टैक्स ठोक के कमाती है। ठीक है, 58% टैक्स लेती है जो भी रशियन कंपनी क्रूड ऑयल बेचता है, चाहे इंडिया को, चाहे चाइना को, चाहे जो भी है। तो इनके प्रोडक्शन कॉस्ट को निकाल के जो बचता है, मान लीजिए अभी $100 पे चल रहा है और प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए है इसका $40 पर बैरल, तो प्रोडक्शन कॉस्ट को माइनस कर दिया सेलिंग प्राइस से तो बचा $60। $60 पे 58% का टैक्स जो है वो रशियन गवर्नमेंट चार्ज कर अपनी कंपनी से चार्ज करती है, और यही उसका 40 से 45% जो है रशियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो ये जहां पहले $60 $65 पे था, कम पैसे पे 58% ये टैक्स ठोक रहे थे, अब बड़े बेस पे टैक्स लगा रहे हैं। बड़े बेस पे टैक्स लगा रहे तो रशिया की इकोनॉमी फिर से जीवित हो गई और हम देख रहे हैं कि रशिया फिर से स्ट्रांग हो रहा है और यूरोपियन नेशंस जो है वो बात कर रहे हैं कि हमें फिर से रशिया के साथ में जो है संधि कर लेनी चाहिए, शांति समझौता साइन कर लेना चाहिए और फिर से रशिया जर्मनी भाई भाई इस नीति पे हमें चलना चाहिए। अंदरूनी खानों से ये बातें बाहर निकल के आ रही हैं कि एंजेला मर्केल जो पहले जर्मन की चांसलर थी जर्मनी की, उनको काम दिया गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि भाई आप पुतिन के साथ में जो है वो किसी भी तरीके से वार्ता को आगे लेके जाइए, ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध जो है वो रुकना चाहिए, ऐसा अब यूरोप के समझ में आ रहा है। यानी इनडायरेक्टली यूरोप जो है वो हथियार डालने के कगार पे आ गया। तो भले ईरान और अमेरिका में संधि हो चाहे नहीं हो, रशिया और यूक्रेन में जल्दी वॉर बंद होता हुआ हमको नजर आएगा। चौथी बड़ी चीज जो मुझे नजर आई, जैसा मैंने बोला, कमोडिटीज का जो है दोस्तों भयानक रूप से यूसेज या एक्सप्लोजन, मतलब आप कह लीजिए कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, कोल्ड वॉर के टाइम में वर्ल्ड की जो जीडीपी थी उसका 4% जो था वो इस्तेमाल होता था डिफेंस बजट के रूप में। ठीक है, आज विश्व का जीडीपी है लगभग $106 ट्रिलियन। ठीक है, ग्लोबल जीडीपी जो है, और आज की डेट में जो डिफेंस बजट है सभी राष्ट्रों का मिला के ऑन एन एवरेज वो है करीबन 2.4% से लेके 2.5% के बीच में। अब यदि ये कोल्ड वॉर वाले 4% तक भी बढ़ जाता है, यानी 1.6% ऑफ जीडीपी का इजाफा होता है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि सारे राष्ट्र जो है, रशिया यूक्रेन वॉर और अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पे हमला किया और उसके पहले वेनेजुएला के मदारों को उठा के लेके चले गए थे, इससे सारे राष्ट्रों ने अपने डिफेंस बजट पे जम के खर्चा करना शुरू कर दिया। तो ऐसा माना जा रहा है, अलग अलग एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 2.5% जो आज की डेट में डिफेंस बजट है वर्ल्ड की जीडीपी का, वो हो सकता है बढ़ के 4% हो जाए। दोस्तों, यानी ये 1.6% बढ़ता है, $106 ट्रिलियन जो आज ग्लोबल जीडीपी है, तो ये आता है लगभग आता है 1.7-1.8 ट्रिलियन डॉलर, यानी $1.7 ट्रिलियन से लेके $1.8 ट्रिलियन तक ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ सकती है। आज है $2.5 ट्रिलियन, ये हो सकता है बढ़ के हो जाए $4.2 ट्रिलियन या $4.3 ट्रिलियन। जब दोस्तों इतना ज्यादा डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या होगा? सबसे पहले हथियार बनाने के लिए प्रोक्योरमेंट होगी, और हर तरीके के हथियार में, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे रेडार हो, चाहे जहाज हो, हर जगह पे कॉपर का इस्तेमाल होता है। आज की डेट में विश्व की जो मिलिट्री है, ग्लोबल मिलिट्री जो है, अलग अलग देश के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वो लगभग 280 किलोटन कॉपर यूज कर रहे हैं सालाना। वर्ल्ड में कॉपर का प्रोडक्शन 28 मिलियन टन है सालाना। लगभग 1% जो कॉपर का इस्तेमाल है वो आज की डेट में मिलिट्री
यानी डिफेंस यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये सब कर रही है। ये 280 किलो टन कॉपर जो है, इसमें कहा जा रहा है कि भैया इजाफा अच्छा खासा आने वाला है। और कॉपर के साथ में प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड कॉपर के डेफिसिट में आ गया। जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो वुड्स मैकेंजी की रिपोर्ट थी दिसंबर 2025 की, कि 2025 में 3 लाख टन जो है वो कॉपर की कमी हो गई थी, डेफिसिट में था। और बताया गया था कि 2026 में भी इंडोनेशिया में जो माइन है ग्रासबर्ग माइन, जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर माइन है, ये माइन बंद पड़ी हुई है। और ये बंद होने के कारण जो है और ज्यादा कॉपर का डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है। तो मुझे आने वाले दिनों में कॉपर दिख रहा है कि मैसिव रूप से कॉपर का डिमांड बढ़ेगा। दोस्तों आज की डेट में वर्ल्ड ओवर मिलिट्रीज जो है, आर्मी जो है, वो 1.2 मिलियन टन अल्मोनियम यूज करती है, जो वर्ल्ड के अल्मोनियम का लगभग 1.5% के आसपास, मतलब 1.3% के आसपास में। यानी वर्ल्ड में लगभग 75 मिलियन टन अल्मोनियम हर साल होता है। उसमें से लगभग आप मोटा मोटी समझ लीजिए कि 1.2 मिलियन टन जो है वो आर्मी यूज करती है, विश्व भर की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, तो जब कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे, आप याद कीजिए कि मैंने आप लोगों को बताया था कॉपर इज टू अल्मोनियम रेशियो, याद होगा आपको शायद। कॉपर इज टू अल्मोनियम रेशियो में मैंने बताया था कि जब भी ये रेशियो 4 क्रॉस कर जाता है, तो यानी अगर मान लीजिए कॉपर के प्राइसेस 13,000 टन हो गए और अल्मोनियम के प्राइसेस 3,000 टन है, तो 13,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 से बड़ा का रेशियो आता है। तो जब भी ये 4 से बड़ा का रेशियो हो जाता है, तो बहुत सारे कॉपर के यूसेज जो है, जहां जहां पे अल्मोनियम उसको रिप्लेस कर सकता है, वहां पे अल्मोनियम रिप्लेस करने लगता है। और जब ये रिप्लेसमेंट होता है तो अल्मोनियम के प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। तो कॉपर के डेफिसिट के कारण कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे, मिलिट्री में कॉपर का कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। बढ़ते हुए कॉपर के प्राइसेस ऑटोमेटिकली अल्युमिनियम के प्राइसेस को ऊपर लेके जाएंगे। तो ईरान वॉर यदि बंद भी हो जाता है, रशिया यूक्रेन वॉर बंद भी हो जाता है, अगर इसके बाद भी डिफेंस एक्सपेंडिचर विश्व भर के राष्ट्र जारी रखते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो कॉपर और अल्युमिनियम की कंपनीज को मिलने वाला है, क्योंकि डिफेंस बजट जम के बढ़ने वाला है। पांचवी बड़ी चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कोई आपको नहीं बताएगा। पांचवी बड़ी चीज जो मुझे नजर आई है वो ये है कि ऐसा अक्सर देखा गया है, ऐसा अक्सर देखा गया कि जब भी युद्ध की स्थिति होती है या किसी भी तरीके का संकट विश्व पे आता है, तो विश्व भर से पूंजी का पलायन अमेरिका की तरफ होता है। ठीक है, वर्ल्ड ओवर की कैपिटल जो है वो रिस्क से दूर भागने के लिए अमेरिका की तरफ भागती है। और जब भी अमेरिका की तरफ पूंजी का पलायन होता है तो डॉलर मजबूत होता है। इस बार पूंजी का पलायन अमेरिका की तरफ भली हो रहा है, पर हमें डॉलर मजबूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है, जिस रफ्तार से डॉलर बढ़ता है, उस रफ्तार से डॉलर हमको इस बार बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। तो बहुत सारे एनालिस्ट लोगों का ये मानना है कि आने वाले दिनों में यदि शांति समझौता हो जाता है, तो जैसे 2025 में डॉलर इंडेक्स गिरा था, वैसे ही 2026 में भी जो डॉलर थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ा है, वो वापस से नीचे की तरफ जो है अपना कह लीजिए कि उसकी नीचे की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कमजोर डॉलर जो है वो किसके लिए फायदेमंद है? कमजोर डॉलर जब भी कमजोर होता है दोस्तों, तो गोल्ड और सिल्वर इनके प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ते हैं, रियल एसेट के प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, तो यदि डॉलर कमजोर होगा तो हमको नजर ये आएगा कि फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक मार्केट्स कमजोर होंगे और रियल एसेट्स, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर ये स्ट्रॉन्ग होंगे। दोस्तों ये सारे मेरे अजम्पशंस हैं। ठीक है, जो भी हिस्टोरिकल मैंने देखा है, प्रेसिडेंट है, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं।
आप लोग मेरी बातों को आंख बंद करके माने नहीं। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो, इसीलिए आप अपना रिसर्च जरूर करें। तो ये 5-6 पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में है। छठा एक और बड़ा जो मेरे को चीज नजर आया वो ये आया कि पाकिस्तान की भूमिका बहुत बढ़ के जो है इस ईरान युद्ध में आई है, और खुल के नजर आया कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान दोनों कितने करीब है। साथ ही ये नजर आया कि यूएई जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो गल्फ नेशन से ज्यादा प्रॉक्सिमिटी उसकी नहीं है, अमेरिका से ज्यादा है। तो गल्फ राष्ट्रों के बनिस्पत अमेरिका से जो है उसकी नजदीकियां ज्यादा है, इसीलिए ओपेक कार्टेल भी जो है वो यूएई ने छोड़ दिया है। तो सातवां चीज मुझे नजर आया कि चाइना जो है, चाइना एक जियोपॉलिटिकल पावर के रूप में जो उभर रहा था, उस उभरने में इजाफा जो है, मतलब वो रफ्तार जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये 6-7 चीजें जो हैं वो मुझे नजर आई। यदि आपको कुछ और नजर आता है इस वॉर के एनालिसिस करके कुछ और आपको समझ में आता है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं 28 मई को एक पेड वीडियो लेके आने वाला हूं मेरे यूट्यूब चैनल्स के जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया मेरे चैनल को, उनके लिए। यदि आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जाके ज्वाइन करें, तभी आप 28 मई के वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों 21.5 मिनट का वीडियो हो गया है, वीडियो को समाप्त करूंगा। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।